हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन NTA टेस्ट 34 जो नीट के लिए रिलीज़ हुआ है उसके सॉल्यूशंस को अपन डिस्कस करेंगे। आप लोगों के रिस्पॉन्सेज मुझे पहले के पेपर्स पे भी मिले हैं और उन्हीं से एनकरेज होके ये सीरीज़ अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये अपना 5th पेपर है इस सीरीज़ में, तो आपको पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ पेपर कि आज के पेपर में क्या है। देखें, एक हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में एंड इट इज़ एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन विद फोटोन एनर्जी दिस मच, द नंबर ऑफ एमिशन लाइंस विल बी। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ है एन हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब केवल एक ही एटम है। ग्राउंड स्टेट में था, उसको एनर्जी मिली है 13.056, इतनी एनर्जी आपने दी है। अब अगर इतनी एनर्जी दी है और उसने ली भी है, इसका मतलब वो किसी फाइनल स्टेट में पहुंचा है। डेफिनेटली ये दो स्टेट्स के बीच के डिफरेंस के बराबर एनर्जी है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये कौन से स्टेट में पहुंचा है। तो पहली चीज़, यहाँ फाइनल जो nth स्टेट में पहुंचेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, -13.6 ग्राउंड स्टेट की थी, उसमें ऐड किया आपने 13.056। सो दिस वैल्यू ऑन एडिशन, ये पूरा करिए, क्या आएगा, ये 0.544 विथ नेगेटिव साइन, ये वैल्यू आ रही है। और मुझे पता है किसी भी स्टेट में एनर्जी अपन लिखते हैं 13.6 अपॉन n² EV, तो दिस EV कैंसिल, n² का वैल्यू आ रहा है 13.6 अपॉन 0.544। ठीक है, तो अगेन मुझे पता है n² परफेक्ट स्क्वायर होगा, या तो ये 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, ऐसी कोई वैल्यू है। तो टिपिकली मुझे ये वैल्यू दिख रही है, डेफिनेटली ये वैल्यू 16 से तो बड़ी है, और ये वैल्यू डेफिनेटली 36 भी नहीं है। ये क्लियर कट जो वैल्यू है, दिस इज़ कमिंग आउट क्लोजर टू 25, तो मैं डायरेक्टली n की वैल्यू 5। इसका मतलब कहाँ पहुँचा है ये, 5th स्टेट में, मतलब ये n इक्वल टू 1 पे था, यहाँ से 2 3 4 5 यहाँ कहीं पहुँचा है। अब देखिए, अगर यहाँ हाइड्रोजन एटम की गैस होती और ऐसी बहुत सारी लाइट्स होती, तब तो बहुत सारे एटम्स पहुँचते, तो कोई डायरेक्ट कूदता, कोई इधर से यूं कूदता, कोई किधर कूदता, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी निकलती। तो वो घोटा आपने लगा रखा है, फॉर्मूला होता था उस केस में nn-1/2 विच इज़ 5 × 4/2 विच कम्स आउट एज 10, जो NTA ने आंसर दिया है इस ऐप पे। बट अगेन मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन एटम सिंगल है, और JEE एडवांस में से क्वेश्चन आ रखे हैं, जब सिंगल हाइड्रोजन एटम है तो मान के चलिए एक ही एटम है, वो एक ही रास्ते से आ सकता है, तो हो सकता है वो सीधा ही आ गया हो, तब तो एक फोटोन मिलेगा। ऐसे किसी ट्रांजिशन में आएगा तो 2 मिलेंगे। तो ऐसे करते करते अगर मैं मैक्सिमम नंबर भी देखूंगा, तो मैक्सिमम नंबर ये हो सकता है कि वो हर स्टेप पे होता हुआ है कि 5 से 4 आया, 4 से 3 आया, 3 से 2 आया और 2 से 1 आया। तो मैक्सिमम जो मिल सकते हैं वो 4 मिल सकते हैं, बाकी 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, एनी वन इज़ पॉसिबल। तो एक्चुअली इस केस में क्वेश्चन बनता द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस पॉसिबल विल बी, और उसका आंसर 4 होता। तो अब क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज भी डूबियस है, जैसा इन्होंने बोला है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ किया है। तो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस ये जो कहना चाह रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, सिंगल हाइड्रोजन एटम है तो आई विल गो विथ 4, जबकि यहाँ आंसर दिया हुआ है 10। मेरा अभी भी कहना है आई विल गो फॉर मैक्सिमम लाइंस 4, बिकॉज n हाइड्रोजन एटम ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है एक सिंगल एटम ही था। ठीक है, चलिए, तो जो भी है ये कंसेप्ट तो तब भी अपने को आना चाहिए, और ये भी ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस रहता है। अब यहाँ गलत दिया है या सही दिया है, जो भी दिया है उसके झगड़े में अपन ना पढ़ें वो ज़्यादा। चलिए अब देखते हैं, ये पहला प्रश्न आपने किया, पहले के बाद देखेंगे अपन सेकंड। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का एक चिरपरिचित प्रश्न है। 125 मास नंबर वाले की न्यूक्लियर रेडियस 1.5 फेम्टोमीटर है, तो 64 वाले की क्या होगी। तो ये तो आपको घोटा लगाया हुआ रहता है, रेडियस का फॉर्मूला R0 a⁻1/3। तो किसी भी दो को कंपेयर करते हो तो R1/R2 आपको पता है a1/a2⁻1/3। तो पहले वाले का 1.5, दूसरे वाले का मान लें R2, a1 इज़ 125, दिस इज़ 64, दोनों परफेक्ट क्यूब्स गिवन है। मज़ा आ गया आपको, ये सीधे सीधे 5/4 बन गया। तो R2 की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये डायरेक्टली आ जाएगी। अब यहाँ पे दिख ही रहा है 1.2 फेम्टोमीटर, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। तो ये इजी क्वेश्चन है, बनना ही चाहिए, ये बोर्ड लेवल पे भी अपन करते हैं ऐसी चीज़। नाउ द थर्ड वन, एक 80 किलो का बंदा अटेम्प्ट करता है एक बोट से जंप करने की जिसका मास 40 kg है। देखिए, बंदे का मास 80, बोट का मास 40। ही कैन जनरेट अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 6 बिटवीन हिमसेल्फ एंड द बोट, तो इट्स वेलोसिटी टुवर्ड्स द शोर इज। तो मान लीजिए ऐसे ये नदी है, ये किनारा, यहाँ मान लीजिए ये बंदा कूदा इधर, तो मैन तो जाएगा इधर v1 स्पीड से, बोट जाएगी इधर v2 स्पीड से।
तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे गिवन है, रिलेटिव दोनों ऑपोजिट है, तो इसका मतलब v1 प्लस v2 का मैग्नीट्यूड होगा 6 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, ये कूदा है, तो सिस्टम का ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व्ड ही रहेगा, वो जीरो ही रहेगा। इसका मतलब 80 इंटू v1 अगर इसको पॉजिटिव माने, प्लस वो जो बंदा है बोट 40 इंटू माइनस v2, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि पीछे है, वो ज़ीरो होना चाहिए टोटल मोमेंटम, क्योंकि पहले भी ज़ीरो था। तो यहाँ से आपके पास आ रहा है 2v1 इज इक्वल टू v2। तो अपने को किसकी वेलोसिटी चाहिए? अपने को वेलोसिटी चाहिए बंदे की, तो बंदे को v1 माना है अपन ने, तो ऊपर v2 की वैल्यू 2v1 लिख दें, तो यहाँ से क्या आएगा 3v1 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स v1 इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। तो शोर की तरफ बंदे की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी, बोट की स्पीड शोर से 4 मीटर पर सेकेंड अवे होगी, इसीलिए बंदे और बोट के बीच की रिलेटिव स्पीड 6 होगी। तो अपन जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। सो ऑप्शन सी इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ फोर्थ, अ बॉडी गोइंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन moves 40 meters in first 5 seconds and 70 in the next 5 seconds. Now the initial velocity will be, तो भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो सीधे इक्वेशन लगाएं अपन, कभी भी देख लिखते हैं तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो चलिए अप्लाई करते हैं इसको सबसे पहले 0 से 5 तक। तो 0 से 5 सेकंड के बीच में टाइम इंटरवल, ये t की जगह डेल्टा t लिखना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहता है। तो पहले 5 सेकंड में 40 चला है, तो लेट इज़ u इंटू 5 प्लस हाफ a इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करूँ 5 से, तो ये हो जाएगा 40 इज़ 5u प्लस 25a/2। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो देखिए क्या होगा, 5 कैंसिल कर दें तो 8 इज़ इक्वल टू u प्लस 5a/2। ये आई मेरी पहली इक्वेशन। ऐसे ही अब मैं 0 से 10 ही लिख दूँ पूरा, अगला 5 की जगह 0 to 10 टोटल लिख दूँ, तो 40 और 70 110 हो गया, सेम इक्वेशन। सो u इंटू 10 प्लस हाफ a इंटू 10 का होल स्क्वायर। तो 110 इज इक्वल टू 10u प्लस 50a, ये 0 0 0 उड़ाते जाएं, तो 11 इज़ u प्लस 5a। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। हाँ भाई, क्या निकालनी है आपको? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो a को एलिमिनेट करना है, तो बेटर है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो 16 माइनस 11 दैट विल बी 5, 2u माइनस u दैट इज़ इक्वल टू u, तो u की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन भी आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, पूछा नहीं गया तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, u की वैल्यू सीधे सीधे आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न, ये भी किया हुआ क्वेश्चन होगा आपके। एक रोड है 10 मीटर चौड़ाई की, जिसका कर्वेचर ऑफ रेडियस 50 है। आउटर एज को हल्का सा ऊपर उठा दिया है 1.5 मीटर। 1.5 10 के आगे बहुत छोटा है, 10 थीटा साइन थीटा सब छोटी वैल्यूज़ आएंगी। तो अब आपको क्लियर कट पता है कि भाई ये रोड ऐसे उड़ गई है, तो ये 1.5, ये रोड की चौड़ाई 10। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि ये बैंकिंग एंगल वाला हो गया, और 10 थीटा की वैल्यू आपके सामने आ रही है 1.5/10। और ट्रू बैंकिंग स्पीड के लिए आपको याद है 10 थीटा सीधे आप याद ही रखते हैं v²/rg। तो यहाँ से यहाँ पे v की वेलोसिटी हो गई √rg 10 थीटा। ठीक है, सो √rg, r का मतलब है 50, g का मतलब है 10, 10 थीटा का मतलब है 1.5/10। तो 50 इंटू 1.5 दैट इज़ √75 मीटर पर सेकेंड। 75 72 और 81 के बीच में है, तो 8 पॉइंट समथिंग कुछ होना चाहिए, तो विल गो विथ 8.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये बैंक्ड रोड के लिए जो अपन करेक्ट स्पीड बोलते थे, ये आप डेरिवेशन भी करते थे एनसीईआरटी बुक में, तो वो याद रखिएगा। नाउ सिक्स्थ, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयरन इज 5500, उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होगी? यार ससेप्टेबिलिटी और परमिएबिलिटी याद रखिए। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर आपको पता है, सीधे सीधे जब आपने याद किया था तो म्यू आर की वैल्यू होती थी 1 प्लस काई बोलते थे ससेप्टेबिलिटी। तो ससेप्टेबिलिटी क्या होगी? म्यू आर -1 दैट मीन्स 5499। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बनना ही चाहिए। नेक्स्ट, एक पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट यूनिफॉर्म रहता है, वही मान रहे हैं 0.8 वोल्ट पर मीटर, 10 मीटर लंबा तार है। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, एक 65 पे और एक 2.45। तो पहली चीज़ तो इनके बीच का जो गैप है कितना हो गया? 2.45 माइनस 0.65 मीटर्स में, तो ये आप निकाल के देखिए कितना हो जाएगा, दिस इज़ 1.8 मीटर्स। सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा? दैट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट 0.8 वोल्ट पर मीटर इंटू 1.8 मीटर्स, मीटर गया 18 144, तो ये हो गया 1.44 वोल्ट्स। तो इनके बीच का गैप 1.44। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, सीधा सीधा क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन पे होना चाहिए अपने से। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रिकल केबल है, कॉपर की है
हैज़ जस्ट वन वायर ऑफ रेडियस 9 mm और उसका रेजिस्टेंस 5 था। अब सिंगल कॉपर वायर केबल को रिप्लेस किया है 6 डिफरेंट वेल इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, सबकी रेडियस 3 mm है, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो पहली चीज़, रेडियस आपने 9 की जगह 3 कर दी, रेडियस 1/3 कर दी, मतलब एरिया 1/9 कर दिया, तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा, तो एक वायर का रेजिस्टेंस 5 की जगह हो जाएगा 45 ओम्स, क्योंकि आपको होता है रेजिस्टेंस इनवर्स टू ए होता है। तो एक का रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे 45। अब यहाँ पे क्या किया, 6 लगाई हैं, और जैसे लगाई हैं इसका मतलब एक के ऊपर एक, मतलब ये पैरेलल में लगाई हैं, तो इक्वलेंट यहाँ पे जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी R/6। तो पैरेलल वायर्स अपन यहाँ पे मान के चलेंगे इसको, सो R/6, तो 45/6 आप करके देखिए, ये 7.5 ओम्स निकल के आएगा। ठीक है, समझ आ गया बेटा ये? तो इस तरीके से आप इनको यहाँ पे देख सकोगे। चलिए देखिए, जैसे लिखा हुआ था 6 डिफरेंट वेल इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, उससे मीनिंग है कि यहाँ पे पैरेलल में ही अरेंज बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू अ सरफेस देन द फ्लक्स। भाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B.A। और देखिए ये कोई सरफेस है तो एरिया वेक्टर हमेशा इधर होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल टू सरफेस है, यूं है, इसका मतलब एरिया वेक्टर से 90 डिग्री पे है, तो समझ आ रहा है फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये बस बेसिक नॉलेज चेक करता है, सीधा सा सस्ता सा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, द सरफेस डेंसिटी ऑफ अ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इन एयर is 26.5 microcoulomb per meter square. Now the outward force per unit area of the charge conductor. बेटा force per unit area, outward force per unit area मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अगर आपने पढ़ा है, देखिए जेईई एडवांस लेवल पे तो पढ़ते ही हैं, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अपन बोलते हैं σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम या एयर को लगभग वैसा ही मान लेते, कोई डाइलेक्ट्रिक और होता तो फिर के की वैल्यू और लगाते। तो याद रखिएगा σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, सो 26.5 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। तो अब ये देखिए बेटा क्या होगा, 10⁻12 तो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका 26.5 इंटू 26.5, और नीचे हो गया ये आपका 2 5 10 17 एंड दिस इज 17.7। तो अब रफली करके देख लीजिए, ये जो वैल्यू है 3.5 से तो बड़ी दिख रही है, 17.7 से भी बड़ी है, 8.85 से भी बड़ी है, तो फिर तो एक ही ऑप्शन बच रहा है। क्यों कैलकुलेशन में दिमाग लगाएं, 39.7 ही लगभग ये निकल के आएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। अगला 11th, when a positively charged particle is projected with a velocity v0 इन द रीजन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ कैपेसिटर। देखिए यहाँ आपको याद है इसके बीच में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इस तरह से रहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और यूनिफॉर्म फील्ड होती है। ठीक है, इट लीव्स बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इफ थीटा इज इक्वल टू θ1 फॉर प्रोटोन एंड θ2 फॉर एन अल्फा पार्टिकल, देन द वैल्यू ऑफ tan θ1 टू tan θ2 क्या होगा? तो भाई सबसे पहले देखिए, ये फील्ड इसकी अगर मैं ऐसे देखूँ, ये x हो गया और इधर y बोलूँ, तो केवल y के मोशन को अल्टर करेगी, x की वेलोसिटी को अल्टर नहीं करेगी। तो पहले तो यहाँ से यहाँ जाते हुए जो इसको टाइम स्पेंड होगा, अगर मैं इसकी लेंथ l मानूँ ये, तो ये मुझे पता है टाइम हमेशा होगा l/v0, तो दोनों के लिए सेम ही होगा। और जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा y डायरेक्शन में, वो होगा आपका qE/m, और इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा y होगा, ठीक है, डेल्टा y होगा, या फिर और बेटर डेल्टा y की जगह यहाँ तो वेलोसिटी से ही अपने को मतलब है, तो जो vy की वैल्यू निकल के आएगी, uy तो 0 है, प्लस qE/m इंटू l/v0। और ये जो tan θ बनता है, ये tan θ आपको पता है ये होगा vy/vx विच इज़ qE/m इंटू l/v0 अपॉन v0। इस तरह का कुछ निकल के आ रहा है। तो ये जो tan θ की वैल्यू है बेटा, सारी चीज़ें बाकी सेम है, किस पे डिपेंड कर रही है, q/m पे। अब पहला कौन उम्मीदवार है, प्रोटोन। प्रोटोन के लिए q लेते हैं +e, मास लेते हैं, मास ऑफ प्रोटोन। दूसरा अल्फ़ा, अल्फ़ा के लिए q की वैल्यू हो जाती है +2e, मास की वैल्यू हो जाती है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटोन, तो उसमें q/m की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो उसका tan θ आधा रहेगा। तो tan θ1 जो है वो डबल होगा, tan θ2 है जो वो आधा होगा, तो डेफिनेटली tan θ, ऐसे लिखूँ, प्रोटोन टू tan θ ऑफ अल्फ़ा, वो रेशो मुझे दिख रहा है क्या आएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 2। तो सिंपल प्रोपोर्शनलिटी देख के करना है। ऐसे क्वेश्चन करते हैं अपन जनरली, पूछा अच्छी तरीके से गया है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के पूछा है, बट बनना चाहिए क्वेश्चन अपने से। चलिए 12th,
द हाइट अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट विच द एक्सेलरेशन बिकम्स g/9। देखिए g का g/9 हो गया, छोटा नहीं बहुत भारी वाला परिवर्तन है, तो यहाँ अपन अप्रॉक्सीमेट नहीं एग्जैक्ट रेशो लेंगे। जो अपन ने बोला था g/g एट सरफेस किसी भी हाइट पे, जो अपना फॉर्मूला है r/r+h का होल स्क्वायर। तो g की वैल्यू g सरफेस बाय 9 हो गई, दैट इज़ 1/9 इज r/r+h का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियर कट आपको दिख रहा है r+h की वैल्यू 3r होगी, रूट लेंगे तो आपसे क्या पूछा गया है, हाइट अबव द सरफेस पूछा है, मतलब एच ही पूछा है, तो एच की वैल्यू यहाँ से बड़े प्यार से आप निकालोगे 2r। तो अगेन ऐसे क्वेश्चन कई हैं, आप एनसीईआरटी लेवल पे भी ऐसे करते हो, बनना चाहिए ये क्वेश्चन भी। 13th अगेन ग्रेविटेशन से ही है। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है विद स्पीड इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। भाई मेरे को पता है कभी भी ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है √gm/r या r+h, और यहाँ ये स्पीड है v/2। अब v की वैल्यू आपको खुद को पता है क्या होती है, v की वैल्यू आपने पता है जो सरफेस से स्पीड होती है वो होती है √2gm/r और दैट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से gm कैंसिल हो गया, अपन सब कुछ इधर उधर करके चलें तो ये बेसिकली स्क्वायर करेंगे तो 4/r+h इज इक्वल टू 2/r। सो 4r इज इक्वल टू 2r + 2h। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया h इज इक्वल टू r। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, ए ऑप्शन बन के आएगा। सीधा सीधा जैसा डेटा है, जो नॉलेज है उसको अप्लाई कीजिए, आराम से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, the frequency corresponding to which energy emitted by a black body is maximum may vary with temperature T of the body as shown in figure. The curve representing the correct variation is, देखिए the frequency corresponding to which the energy emitted is maximum। देखिए मेरे को वीन्स लॉ याद है, लैम्डा के लिए पता था लैम्डा mt इज कांस्टेंट, और लैम्डा और f इन्वर्स होते हैं, तो इन्वर्स करेंगे तो बेटा t प्रोपोर्शनल टू fm हो जाएगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में देखेंगे न्यू लिखो या f लिखो तो लीनियरली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ऑप्शन ए पे जाएंगे। अगेन ये भी अच्छी तरीके से स्मार्टली पूछा गया क्वेश्चन है वीन्स लॉ को यूज़ करता हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, होना चाहिए, देखो चमक जाएगा तो होगा ही। 15th, एक क्लॉक है जो सही घड़ी समय दिखाती है 25 डिग्री पे, पेंडुलम ब्रास का बना है, लीनियर एक्सपेंशन उसका ये गिवन है, हाउ मेनी सेकेंड्स अ डे विल इट गेन अगर टेम्परेचर कम कर दें, तो टाइम लॉस्ट या टाइम गेन इन अ डे। तो भैया हमेशा अपने को याद है यहाँ जो अपना एक्सप्रेशन होता था, आपको पता है कि भाई टाइम पीरियड डिपेंड करेगा √L पे, ठीक है, और जो L होगा वो चेंज होगा टेम्परेचर के साथ। तो ये मैं टाइम पीरियड के लिए अगर मैं T लिख रहा हूँ, तो अब मेरे को पता है लेंथ की जो वैल्यू होती है छोटे चेंजेस के लिए अपन बोलते हैं ΔL/L इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा थीटा लिख दूँ, या टेम्परेचर चेंज को मैं डेल्टा थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहीं से देखें इस एक्सप्रेशन से छोटे चेंजेस के लिए क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इज हाफ टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ विच इज़ हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो दिस इज़ टाइम लॉस्ट पर सेकेंड, बट पर डे पूछा गया है तो पर डे में कितना लॉस होगा, तो पर डे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 24 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड इंटू हाफ अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है बेटा, इसको लिख दूँ मैं 19 इंटू 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, इंटू डेल्टा थीटा हो गया आपका 25, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आप देखिए क्या वैल्यू निकल के आपकी यहाँ पे आती है। तो इसको सिंप्लीफाई मैं करने की कोशिश करूँ कि क्या वैल्यू इसकी निकल के आ रही है, तो देखेंगे क्या बनेगा ये। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 24 इसको पहले कैंसिल कर दूँ मैं, दैट इज़ 12, तो ये हो गया 25 इंटू 12। तो 25 इंटू 12 होता है लगभग 300, लगभग क्या होता ही है, इंटू 3600 इंटू 19 इंटू 10 की पावर -6, तो ये 2 4, तो 10 की पावर -2 बचेगा। तो इसको 3 इंटू 0.36 कर दूँ इंटू 19 3 57 इंटू 0.36, तो अब 57 इंटू 0.36 के हिसाब से आप करके देख लीजिए भैया क्या निकल के आता है। डेफिनेटली ये देखिए फिर 20 सेकंड्स के आसपास ही मेरे को नज़र आ रहा है, और कोई ऑप्शन यहाँ पर क्लियर कट नहीं आएगा। आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 36 7 जा 36 5 जा 180 होता है, उसमें 72 जोड़े तो 252, 36 5 जा 180 और 25 180 और 25 2052, तो एग्जैक्ट 20.52 सेकेंड्स आ भी रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये अपन थर्मल प्रॉपर्टीज़ के साथ इसको क्लब करके देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 5 मोल टेम्परेचर है गैस के,
सॉरी मतलब 5 मोल्स हैं गैस के, और उनका टेम्परेचर 100 से 120 बढ़ा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इंटर एनर्जी 80 जूल से बढ़ी है, तो आपको हीट कैपेसिटी बतानी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। देखिए भाई, एक तो होता है सीवी को बोलते हो आप मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो आप बोलते हो जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, ऐसे लिख दें, जूल पर मोल पर केल्विन। यहाँ आपकी यूनिट जूल पर केल्विन है, इसका मतलब ये हीट कैपेसिटी है, जिसको जनरली मैं कैपिटल एस लिखता हूँ, दैट इज़ एन टाइम सी वी। तो आपको पता है डेल्टा यू की वैल्यू होती है एन सी वी डेल्टा टी, यहाँ आपने को यही वैल्यू निकालनी है एन सी वी, तो ये वैल्यू डायरेक्टली आप बोलोगे एन सी वी दैट इज़ कैपिटल एस वी बोल दें एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा यू बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा यू है 80 और टेम्परेचर चेंज हुआ है 20, तो दैट इज़ 4 जूल पर केल्विन। हाँ, मोलर हीट कैपेसिटी बोली जाती है तो फिर इसको 5 मोल से डिवाइड करते हैं और ये होती 0.8 जूल पर मोल पर केल्विन, तो विल गो विद ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दो सर्कुलर कॉइल हैं, एक पैरेलली माउंट की हैं सेम एक्सिस पे, स्टेडी करंट लेके जा रही है, कोई ऑब्जर्वर है वो रिपोर्ट कर रहा है बीच में है कि एक में क्लॉकवाइज करंट है I1 और दूसरी में काउंटर क्लॉकवाइज। एक बार अपन ड्रॉ करते हैं, लेट्स से पहली है, इसमें क्लॉकवाइज करंट जा रहा है I1, ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, और दूसरी जो है इसमें काउंटर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। वो जब देख रहा है तो उसको काउंटर क्लॉकवाइज दिखेगी, तो यहाँ पे बंदा है तो उसको अगर काउंटर क्लॉकवाइज दिखेगी तो वो ऐसे दिखेगी, ठीक है, यहाँ वो इधर देखेगा और यहाँ वो इधर देखेगा, तो ये I2 हुआ, ठीक है, बीच वाले बंदे के हिसाब से देखना है हमने को। तो ये I1 है, तो यहाँ पे आप देखिए जब इस तरह से करंट जा रहा है तो यहाँ नॉर्थ और साउथ बनेगा, और यहाँ अगर ये I2 जा रहा है तो यहाँ पे इस केस में ये नॉर्थ बनेगा और ये साउथ बनेगा। इसका मतलब ये दोनों फेसिंग जो पोल्स हैं वो ऑपोजिट हैं, इसका मतलब दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट। ये यहाँ पे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये मान के आपको चलना पड़ेगा। तो बस ये याद रखिएगा, देखिए इधर करेगा तो वो गर्दन लेफ्ट में करेगा, इधर गर्दन राइट में रखेगा, तो उसके हिसाब से सेंसेस अपने को यहाँ पे देखने पड़ेंगे। ऐसे अगर आप यहाँ से ऑब्जर्वर देखोगे तो उसको दोनों सेम सेंस में दिखाई देंगे, तो ऑब्जर्वर का है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात अपन करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है हॉरिजॉन्टली राइट में जा रही है, ऐसे इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है राइट में जा रही है, लेट्स से v वेलोसिटी से। एक स्ट्रेट कंडक्टर इज सपोर्टेड पैरेलल टू स्ट्रीम एंड अबव इट, और इसमें करंट जा रहा है लेफ्ट टू राइट। अब देखिए बेटा, सबसे पहले अपन इसके करंट फील्ड देखें नीचे की तरफ, तो वही आप राइट हैंड पाम रूल या जिस भी रूल से आप देखते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ फील्ड का डायरेक्शन आएगा इनटू द प्लेन। अब v इधर है, b इनटू द प्लेन है, v क्रॉस b करोगे तो वो ऊपर की ओर आएगा, बट क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स ऊपर की जगह नीचे लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स डाउनवर्ड्स, तो इसीलिए ऑप्शन डी के साथ अपन जाएंगे, द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम विल बी पुल्ड डाउनवर्ड्स। ना राइट में होगी, ना रिटार्ड होगी, ना अपवर्ड जाएगी, इट विल बी पुल्ड डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट, एक बोट है स्टिल वाटर में, मतलब ठहरे हुए पानी में 15 की स्पीड से चलती है, पानी की स्पीड 3 है, तो डाउन स्ट्रीम 12 मिनट में कितना चलेगी। अब डाउन स्ट्रीम का मतलब है नदी के प्रवाह की दिशा में, तो यहाँ जो इफेक्टिव बोट की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी वो ऐड हो जाएगी, सो 15 + 3 दैट इज़ 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसीलिए डिस्टेंस कितना कवर होगा डाउन स्ट्रीम, दैट इज़ 18 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम है 12 मिनट्स, और 12 मिनट्स को कन्वर्ट करूँ तो मुझे पता है 60 मिनट्स कंसिस्ट ऑफ 1 आवर, तो ये कन्वर्जन हो गया 12/60, तो दिस इज़ 5, आर एंड आर कैंसिल हो जाएगा, दिस कम्स आउट एज 3.6। तो याद रखिएगा डाउन स्ट्रीम में वो स्पीड ऐड होती है, अप स्ट्रीम होता तो ये सब्ट्रैक्ट होती। तो बेसिक रिलेटिव का क्वेश्चन है, इतना अपन आसानी से करते हैं, ये इतना रिलेटिव मोशन आप सब पढ़ रखे होते हैं, चलिए तो बनना चाहिए। नेक्स्ट, एक वेसल के बॉटम में एक होल हो रखा है, ठीक है, अगर टोटल प्रेशर बॉटम पे 3 atm है तो पानी कितनी स्पीड से बाहर निकलेगा। तो देखिए बर्नौली पे बेस्ड प्रश्न दिखता है, देखिए यहाँ पे छेद कर रखा है, कुछ पानी भरा हुआ है, इसको 0.1 ले, इसको 0.2 ले, दोनों पे बर्नौली लगाएं तो P1 + ½ रो V1 स्क्वायर, हाइट दोनों की सेम है तो मैं नहीं लिख रहा, P2 + ½ रो V2 स्क्वायर। और एक चीज़ आपको और पता है, क्योंकि इधर पूरा कंप्लीट एरिया होगा तो A1 V1 इज़ A2 V2, उसके हिसाब से V1 की स्पीड बहुत कम होगी तो उसको जनरली निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से V2 की स्पीड डायरेक्टली आपको याद है, दैट इज़ 2 टाइम्स P1 - P2 अपॉन रो। अब देखिए 1 पे आपको लिखा है टोटल प्रेशर, भाई टोटल लिखा है, गॉज नहीं लिखा है, टोटल लिखा है मतलब 3 और बाहर एटमॉस्फेयर है तो हो गया 1, तो जब मैं P1 - P2 करूँगा तो दैट कम्स आउट एज 2 atm, तो 2 × 10⁵ डेंसिटी वाटर की होती है 10⁵, तो दिस कम्स आउट एज
√400 मीटर पर सेकेंड। सो एज़ पर मी ये आंसर ये होना चाहिए, बट आपके जो सोल्यूशन दिया है उसमें √600 दिया है, उन्होंने P1 माइनस P2 की वैल्यू 3 ATM डाल दी है, जो मेरे हिसाब से गलत है। अगर गॉज प्रेशर 3 ATM लिखा होता तब अपन उस पर करते। टोटल प्रेशर 3 ATM का मतलब तो यही है कि यहाँ पे P0 प्लस ρGH की वैल्यू 3 ATM है, ना कि ρGH की वैल्यू 3 ATM है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो अपन इसी के हिसाब से, मतलब मुझे आंसर करना होगा, आई विल गो फॉर √400, दो गिवन इज √600। नेक्स्ट, iron nail is dropped from a height h from the level of the sand bed if it penetrates through a distance x in the sand before coming to rest। तो भाइयों देखें, h ऊपर थी, h हाइट से गिराई और x डिस्टेंस और गई, तो टोटल वो कितना डिस्टेंस फॉल की, h प्लस एक्स। तो मैं एनर्जी एनालिसिस से देखूँ तो टोटल लॉस इन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh प्लस एक्स। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी जीरो थी, यहाँ पे भी फाइनली जीरो हुई, तो टोटल एनर्जी का लॉस यही है। तो जो भी रिटार्डिंग फोर्स है उसका ही वर्क डन होगा, नेगेटिव साइन दोनों का कंपनसेट कर दें, तो एवरेज फोर्स माना एफ एवरेज। फोर्स कितने टाइम लग रहा है, देखिए ये जो एनर्जी में चेंज था तो mg के कारण था, mg तो पूरे टाइम लग रहा है, बट वो रिटार्डिंग फोर्स लगेगा आपका, अगर ये पॉइंट A बोलूँ, या B बोलूँ और C बोलूँ, तो A से B के बीच में नहीं, वो लगेगा केवल B से C के बीच में, तो वो वर्क कर रहा है केवल x डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ से जो एवरेज फोर्स निकल के आएगा दैट इज़ mg। इसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो h/x+1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बन के आ रहा है, दिस कम्स आउट एज ऑप्शन नंबर A। तो ऑप्शन A के साथ अपन जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं आप, चक्कू वाले क्वेश्चन भी आते हैं इस तरह के, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन हैं जो आप कर सकोगे। नेक्स्ट, ये आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, और याद रखिए क्वेश्चन मैंने जब खुद ने पहली बार देखा था मुझे भी थोड़ा अटपटा लगा था, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। देखिए एक आयोडीन का सैंपल है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये अलग बात है, आपको मिल जाएंगे सर सोर्सेज में। एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट इन अ कैरियर कंसिस्टिंग ऑफ 0.1 mg ऑफ स्टेबल आयोडीन आयन। After 4 days, 67.7% of initial radioactivity was detected in the thyroid gland of the patient. The percentage of stable iodine ion that had migrated to the thyroid gland is। तो देखिए थायराइड ग्लैंड में ट्रांसफ़र हो रहा है धीरे धीरे। सबसे पहले देखिए इसकी हाफ लाइफ आपको गिवन है 8 डेज़। तो पहले तो ये देखें 8 डेज़ के बाद एक्चुअली इसकी कितनी एक्टिविटी बचती, कितनी एक्टिविटी इसकी बचती ओरिजिनल की, तो वो मैं लिखता A इज़ इक्वल टू A0 e⁻ लैम्डा टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर t/t हाफ। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो A0 कितना था, A0 अपन मान के चलें जो भी था A0 अपॉन 2 की पावर t/t हाफ। तो ये 2 की पावर t/t हाफ आपके लिए कितना निकल के आता है, t हो गया 4 8। सो दैट इज़ A0/√2। A0/√2 मेरे को पता है दैट इज़ 0.707 A0। इसका मतलब 70.7% एक्टिविटी बचनी चाहिए। अब उस 70.70% का 67.7% कहाँ पे डिटेक्ट हुआ है, थायराइड में, ग्लैंड में। इसका मतलब मेजर चीज़ तो ग्लैंड में शिफ्ट हो गई है, तो कितना शिफ्ट हुआ है, परसेंटेज शिफ्ट अगर मैं देखूं कि वो ग्लैंड में कितना ट्रांसफ़र हो गया है, तो भाई टोटल होना चाहिए था 70.7, उसकी जगह यहाँ कितना पहुँच चुका है 67.7, तो इतना परसेंटेज ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इसका मतलब कितना परसेंटेज ट्रांसफ़र हुआ है डायरेक्टली इससे कर लीजिए। तो ये वैल्यू आपको दिख रही है 67.7 अपॉन 90.7, ये 100 से थोड़ी सी कम आएगी, 95 के क्लोज ही होगी, तो आई विल गो फॉर बी ऑप्शन। इसको सिंप्लीफाई भी करोगे तो ये निकल के आएगा। तो देखिए फंडा ये था कि बॉडी में इतनी एक्टिविटी बचनी चाहिए थी ओरिजिनल की, और उतनी एक्टिविटी में से इतनी तो अब थायराइड ग्लैंड में ही है, मतलब वो ग्लैंड में इतना पार्ट ट्रांसफ़र हो चुका है। मास ट्रांसफ़र भी निकालना होता तो 0.1 ग्राम से मल्टीप्लाई करके वो परसेंटेज निकाल के आप मास निकाल सकते थे कितना थायराइड में हुआ है, जैसा जनरली क्वेश्चन नॉर्मली नोट्स मतलब आपके बुक्स वगैरह में नज़र आता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। लैंग्वेज कन्फ्यूजिंग है। अगला ये SHM का चिर परिचित प्रश्न है, सबको आता है भैया। देखिए एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे एक कॉस स्क्वायर, जब भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है आपको सिखाया था, ऐसे लिख देते हैं इसको। कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है हमेशा, कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिखते हो 1 + cos 2 θ/2। तो इसमें आपको पता है मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, और इसको लिखते हो आप x0/2 cos 2 ωt। तो यहाँ SHM होगा, बट x = 0 के अबाउट नहीं, x = x0/2 के अबाउट। ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, ये हो गई नहीं ओमेगा। तब जो Vmax होगा, Vmax मीन पोजीशन पे ही होता है, और वो आपको पता है क्या होता है ओमेगा ए, तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा-A। ओमेगा- की जगह लिखोगे 2 ओमेगा, ए की जगह लिखोगे आप x0/2, तो आंसर आ गया आपका ω0x। तो ये आपका ऑप्शन डी के साथ अपन जाएंगे। तो ये टाइम पीरियड वगैरह बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन नीट में भी, जेईई मेन में भी, हर जगह आए हुए हैं, ठीक है। अगला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज़ है, वैक्यूम से जा रही है। तो वैक्यूम से, सॉरी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में गई है जिसकी परमिटिविटी 4 टाइम्स है। देन
अब देखिए मीडियम बदलने से फ्रीक्वेंसी आज तक नहीं बदली, ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो फ्रीक्वेंसी बदलने वाले ऑप्शन तो उड़ा दे, ये तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। हाँ, मीडियम बदला है, स्पीड बदली है, तो वेवलेंथ भी बदलेगी। तो वेवलेंथ बदलनी है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलनी है, तो दोनों अनचेंज भी हट गया। अब ये दो ऑप्शन बचे, अब बताना मुझे वेवलेंथ आधी हुई है या वेवलेंथ डबल। किसी भी मीडियम में स्पीड जो अपन लिखते हैं दैट इज सी अपॉन रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो यहाँ म्यू आर तो अपन वही मान के चलेंगे, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 4 गिवन है, तो दैट वुड बी c/2। तो स्पीड अगर आधी हो गई है तो आपको पता है बेटा अपना जो एक्सप्रेशन होता है v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, एफ तो सेम रहना है। v अगर हाफ हुआ है तो डेफिनेटली लैम्डा की वैल्यू भी हाफ ही होगी, तो लैम्डा इज़ हाफ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। तो ये क्वेश्चन आपके किए हुए रहते हैं, बनना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन, मतलब रिलेटिवली सस्ता ही क्वेश्चन, आप मान लोगे इसको। एक h हाइट का टैंक है, पूरी तरह से पानी से भर दिया है। पानी rushing from a hole made in the tank below the free surface strikes the floor at a maximum horizontal distance and the depth of the hole from the free surfaces। तो ये आपको सबको रटा हुआ ही रहता है भाई, मैक्सिमम रेंज कब आती है। अगर ये पूरा h भरा हुआ है तो अपने को याद है मैक्सिमम रेंज, जैसे वहाँ अपन ने बोला था थीटा और 90 माइनस थीटा सेम होता है, ऐसे यहाँ बोलते हैं ऊपर और नीचे से हाइट सेम हो, मतलब ये वैल्यू आपको पता है कितनी होनी चाहिए, h/2। तो ये तो स्ट्रेट अवे याद ही रहता है आप लोगों को, तो मैं नहीं जा रहा इसके फर्दर डिस्कशन में, ये आपको सीधा याद रहता है, एक्सपेक्टेड भी है इतना पढ़ने के बाद, डायरेक्ट इसको यूज़ करें। 26 नेक्स्ट क्वेश्चन, the gauge pressure in both the tires of a bicycle is given if the bicycle and the person riding it have a combined mass of 90, what is the area of contact of each tire with the ground। तो भाइयों दोनों का आपको गॉज प्रेशर गिवन है, तो प्रेशर आपको पता है क्या होगा, वेट अपॉन एरिया। तो वेट कितना हो गया टोटल mg, एरिया अगर एक का ए मान है तो दोनों का मिला के हो जाएगा 2a। प्रेशर मुझे गिवन है कि प्रेशर यहाँ पे कितना गिवन है, देखिए प्रेशर की वैल्यू मुझे गिवन है यहाँ पे 6.9 इंटू 10⁵। mg की वैल्यू कितनी है 90 kg, तो 90 इंटू 10 ही लिख लें अभी, तो अपने लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। 9.8 ले लेते हैं अपन, कुछ नहीं गिवन तो 9.8 भी ले लीजिए, अपॉन 2a। तो एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 इंटू 9.8 अपॉन 2 इंटू 6.9 इंटू 10⁵। तो देखिए यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं अपन, तो ये आपका हो गया 4.9, तो ये हो गया 49 अपॉन 69 इंटू 90 इंटू 10⁻⁻5। तो इसको ऐसे देखिए, तो एक तो 10⁻⁻4 कर दूंगा मैं, और 9 इंटू ये हो रहा है लगभग 5/7 हो रहा है, लगभग 5/7 हो रहा है, तो 9 5 45, 45/7, तो 6 पॉइंट समथिंग ही कुछ ऑप्शन बनेगा, तो आई विल गो विथ 6.39 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बट पूछा अच्छी तरीके से गया है, लोगों को तकलीफ दे सकता है। 27वां प्रश्न, द रे PQ shown in the figure suffers minimum deviation in equilateral prism A। Two more identical prism of same material as A are now placed in contact as shown in figure. If prism A produces a minimum deviation delta m, the deviation produced by the combination of A, B and C is। बेटा यहाँ देखो, ये जो बेसिकली दोनों एक जैसे लगाए हैं, ये तो एक स्लैब ही बन गया और ये रेक्टेंगुलर स्लैब ही बन गया, तो ये डिविएशन नहीं लाएगा, केवल एक पैरेलली शिफ्ट करेगा, डिविएट नहीं करेगा। तो केवल ए हो या तीनों हो, डिविएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी समझ सकते हो, बी जितने से डिविएट करेगा सी उतना रिवर्स डिविएट कर देगा, तो नेट नेट इन दोनों का असर ज़ीरो होगा। तो इस आंसर को डायरेक्ट अपन बोलेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी डेल्टा एम। तो ये पढ़ते हैं अपन कई जगह, उस कंसेप्ट को ही यूज़ करें, क्योंकि वैसे सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो ये पढ़ा हुआ है तो इजी है, वरना टफ है। 28, द रेड लाइट ऑफ अ वेवलेंथ 6400 एंगस्ट्रॉम इन द एयर हैज़ अ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम इन ग्लास। इफ द वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इन एयर इज दिस, द वेवलेंथ ऑफ द ग्लासेस इन द ग्लासेस। तो भाई आपको अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अपन सीधा बोलते हैं लैम्डा केवल किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे स्पीड पे। दो जगह कभी भी लैम्डा का रेशो लो, लैम्डा इन मीडियम 1 टू लैम्डा इन मीडियम 2, दैट इज़ v1 अपॉन v2, और दोनों मीडियम में स्पीड सेम है, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ लैम्डा 1, या इस तरह से लिख सकता हूँ लैम्डा ऑफ रेड इन एयर टू लैम्डा ऑफ रेड इन ग्लास, वो दोनों की स्पीड्स पे डिपेंड करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ लैम्डा ऑफ वायलेट इन टू एयर, क्योंकि स्पीड तो दोनों के लिए सेम ही रहेगी, दोनों मीडियम्स में जो भी है। तो लैम्डा ऑफ क्या लिखेंगे अपन, वायलेट इन ग्लास, ठीक है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि ग्लास के अंदर एक्चुअली दोनों की स्पीड सेम होगी नहीं, बट फिर भी रफली अपन इसको सेम मान के चल लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली म्यू अलग अलग होता है, टेक्निकली नहीं होगा, बट फिर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ऑप्शन जितने दूर हैं उसके हिसाब से ये करने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ से देखिए
This is 6400 upon 4000. This is 4400 was in air. This is lambda violet in glass. So lambda V in glass is 4400 into 4000 upon 6400. तो इसको देखिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये हो गया 10, ये हो गया आपका कितना हो गया, ये हो गया 16, ठीक है। तो 16 की टेबल में जाएँ चलें तो अपन 16 2 ज़ा 32, फिर क्या बच रहा है 120, 120 अपना बचेगा 16 7 ज़ा तो 1112, फिर आएगा 80, तो 2750 एंगस्ट्रॉम निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन बी के साथ अपन जाएंगे। हाँ, दो टेक्निकली वो जो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट आपको पता है कि म्यू एग्जैक्टली सेम यहाँ पर नहीं होता, बट ठीक है, क्वेश्चन जैसी भावना के साथ पूछ रहा है, मान के चल लेंगे सेम ही है। नेक्स्ट, two blocks of masses 10 and 4 kg are connected by a spring of negligible mass and placed on a frictionless horizontal surface. Impulse gives a velocity of 14 to the heavier block in the direction of the lighter block. The velocity of the CM is. भाई impulse दिए एकदम से झटका उसको ही दिया है, तो दूसरे को नहीं दिया है, तो अभी एक ही चल रहा है, तो डायरेक्टली VCM के अंदर जब अपन लेंगे तो बड़े वाले की 10 into 14, 4 वाले की कुछ भी स्पीड नहीं होगी, डिवाइडेड बाय 14, सो दैट बेसिकली 10 into 14 by 14, तो CM की स्पीड अभी 10 मीटर पर सेकेंड ही आएगी, क्योंकि इम्पल्स में एकदम से दिया है, यकायक दिया है, स्प्रिंग को ज़्यादा मौका नहीं मिला है कुछ करने का, तो दूसरे की स्पीड 0 ही रहेगी, तो यहाँ पे अपन जाएंगे दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। ये था आपका 29th। अगला प्रश्न, 1/4 section is cut from a uniform circular disc of radius r. Disc का mass m है. It is made to rotate about a line perpendicular to plane passing through the center of the original disc. The moment of inertia about the axis of rotation. आपको पता है भाई सिमेट्री से इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा, क्योंकि कोई से भी ऐसे पूरे डिस्क कंप्लीट करते सबका यहाँ सिमेट्री से वो सेम ही आता, तो टोटल लेते तो 4m मास हो जाता, तो 4m इंटू r² होता, सबका शेयर सेम है, तो यहाँ पे वही आंसर आप खूब पढ़ते हो इस तरह का, डायरेक्टली आप बोलोगे दैट इज़ mr²/2, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होएगा, बस m उस हिस्से का मास है, टोटल मास अगर m होता तो फिर वो m/4 हो जाता, तो यहाँ उसी का मास दिया है तो mr²/2। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन लास्ट टेस्ट में अपन ने इससे रिलेटेड देखा था, जहाँ इसके CM के अबाउट बात कर ली थी और वो CM निकालना ही बड़ा टेढ़ी खीर है। अगला, ये देखिए, ये खूब क्वेश्चन आपके जेई में, नीट में कई बार पूछा गया है, कौन सा डायोड रिवर्स बायस्ड है। तो देखो भैया, ये 0 है, ये -10 है, तो डेफिनेटली ये तो फॉरवर्ड हो गया, यहाँ 0 + 5, बेटा ये तो रिवर्स हो गया, क्योंकि एन साइड पे पोटेंशियल ज़्यादा है। देखिए, जब भी फॉरवर्ड रिवर्स चेक करते हैं तो इस आर को भूल जाइए, क्योंकि इस आर का इफेक्ट ही तब आएगा जब एक्चुअली करंट फ्लो करेगा, वरना करंट फ्लो नहीं करेगा तो आर का कोई लेना देना ही नहीं होगा। तो रिवर्स बायस में बी दिख रहा है, तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो बाकी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये था डायोड का। अगला है ट्रांजिस्टर का। इन द सर्किट शोन इन फिगर, बेस करंट आपको गिवन है 10 माइक्रो एम्पियर, ये रहा, कलेक्टर करंट 5.2 मिली एम्पियर, तो VBE अक्रॉस द बेस एंड एमीटर, तो VBE की वैल्यू आपको निकालनी है। तो VBE की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए, यहाँ जो अपन कैलकुलेशंस करेंगे, अपने को डेटा गिवन है IC का, अपने को डेटा गिवन है IB का, और अपने को निकालनी है V बिटवीन बेस एंड एमीटर। तो ये एमीटर है और ये बेस है, तो बेस एमीटर के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप है ये अपने को देखना है। तो मैं कह रहा हूँ आप आउटर लूप से चलिए, ये इस लूप से चलिए, क्या आएगा, ये VCC लिखते हैं जनरली, कोई और नहीं आया, यहाँ पे एक रजिस्टर है और ये रजिस्टर इधर है, तो इसमें IB करंट फ्लो कर रहा होगा, तो -IBRB, और इधर जाने पे लिखोगे -VBE = 0। तो VBE की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ रही है, VCC विच इज़ 5.5 माइनस IB कितना है 10 × 10⁻⁻6, RB की वैल्यू है 500 × 10⁻3, तो क्या होगा बेटा, 3 4 5 6 6 उड़ गए, तो 5.5 - 5 दैट इज़ 0.5 वोल्ट। जनरली VB 0.7 के अराउंड रहता है, तो उसे देख के फट्टा नहीं मार दे, यहाँ पूरे लूप लॉ से चलना है और 0.5 वोल्ट ही आपको लिखना चाहिए, ठीक है। पूरा लूप लगाया अपन ने, जैसा अपन ने लिखा उस लूप को देखते हुए आप कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। 33rd, देखिए क्या कहता है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस वेरीज विद टेम्परेचर Ts। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस की बात अगर अपन करें तो टेम्परेचर के साथ अपन कहते हैं जनरली वेरी नहीं करती। आप जितने भी हीट कैपेसिटीज़ वगैरह बोलते हो फिक्स होती है, कि लेट से CV की वैल्यू बोलें तो मोनोटॉमिक गैस के लिए 3R/2 ही होती है। हाँ, ये अलग बात है, रियल गैसेस के अंदर वो वेरी कर जाएगी, बट आइडियल गैसेस में वो वेरी नहीं करेगी। तो यहाँ आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्टली बोलोगे T⁻0। नेक्स्ट, 1 किलो पानी है 20 डिग्री पे हीट किया है इन एन इलेक्ट्रिकल केटल हुज हीटिंग एलिमेंट हैज़ अ मीन रेजिस्टेंस 20।
RMS voltage is 200. Ignoring heat loss from the kettle, time taken for the water to evaporate fully. भाई रे भाई, evaporate पूरा करना है तो कितनी हीट चाहिए पहले तो 1 kg है, इसकी स्पेसिफिक हीट हुई 2260. पहले 100 तक लेके आओ तो कितना चेंज हो गया, 100 में से 20 गए 80. ये तो 100 डिग्री तक आया, अब इसको उबालना है तो उबालने के लिए 1 kg इंटू लेटेंट हीट. एक्चुअली मैंने स्पेसिफिक हीट गलत लिख दी, स्पेसिफिक हीट की जगह मैंने लेटेंट लिख दी. स्पेसिफिक हीट लिखेंगे तो ये था 4200 और यहाँ ये अपना कितना आएगा 2260 किलो जूल. किलो जूल है तो 10 की पावर 3 जूल पर केजी कर दूँ तो यूनिट तो कैंसिल हो जाएंगी. तो पहले तो इतनी हीट चाहिए आपको, ठीक है. तो कितनी हीट हो गई है, तो इसको सिंप्लीफाई करके देखिए भाइयों, ये 10 की पावर 3 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो अब क्या बच रहा है 42 इंटू 8 प्लस 2260. तो इसको सिंप्लीफाई करें, 8 2 ज़ा 16, 33 336 प्लस 2260 वन आगे ऐड करें तो दैट इज़ 10 टू द पावर 3 इंटू 2596. ठीक है, तो इतनी हीट चाहिए. अब पावर आपको पता है V²/R, तो ये हो जाएगी 200 इंटू 200 अपॉन 20 विच कम्स आउट एज 2000 जूल पर सेकेंड. तो डायरेक्टली पावर इंटू टाइम इज़ इक्वल टू हीट. तो टाइम की वैल्यू देखिए क्या आती है 2596 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 3 लिख दूँ तो ये कितना आ रहा है बेटा सेकेंड्स में. इसको करें 1 2 19 का आ गया 9 एंड 16 का 1298 सेकेंड्स. 1298 सेकेंड्स देखिए, अब आपको पता है 5 मिनट में होते हैं लगभग 300 सेकेंड, है ना. तो ये 20 मिनट तो निकल गया, तो 22 मिनट के लगभग ये ऑप्शन देखेंगे अपन. तो लगभग 22 मिनट यहाँ पर इस केतली से पानी को उबालने में लगेंगे. तो कैलकुलेटिव है बट कर सकते हो यार, मतलब कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, आपको ही दिख रहा है मेरे को भी करनी पड़ी है. नेक्स्ट 34 के बाद देखेंगे बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 35 देखिए. एक डबल स्लिट अपैरेटस है, इसको लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 में इमर्स कर दिया. स्लिट सेपरेशन गिवन है, स्क्रीन का डिस्टेंस गिवन है. लाइट हुज वेवलेंथ इन एयर वॉज 6300 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ. तो बेटा फ्रिंज विड्थ यहाँ पे आपको पता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला वैसे होता था लैम्डा d/d. अब यहाँ लैम्डा की वैल्यू जो है वो बेसिकली एयर की जगह यहाँ पे ये हो जाएगी लैम्डा इन द लिक्विड, तो वो अपने आप हो जाएगी लैम्डा ऑफ एयर इंटू डी अपॉन एन ऑफ लिक्विड इंटू डी. तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा इन एयर इज 6300 एंगस्ट्रॉम, डी इज़ 1.3, एन एल इज़ 1.33 इंटू 1 mm का मतलब 10 की पावर -3. तो ये आपके लिए बन के आ रहा है. तो आपको समझ आ रहा है ये 1.3 लगभग गया तो 6 पॉइंट समथिंग के अराउंड ही ये आंसर आएगा. कैलकुलेशन और कर लीजिए, पावर्स देख लीजिए. तो ये 3 और 2 5 हो गया तो 10 की पावर -5. तो सब कुछ कर आके ये 0.63 mm के क्लोज ही आएगा. ठीक है, तो विल गो विथ 0.63 मिलीमीटर्स. तो ये ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर बन जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे कर सकोगे. 36th, when light is incident on the interface of glass and air, green light is just totally internally reflected. भाई green just TIR हो पा रही है. ठीक है, अब यार अपन तो याद कर लें वापस से, अपन तो ये याद रखते हैं वेव, और अपन बोलते हैं ये वेवलेंथ बढ़ती है और म्यू क्या होता है, म्यू अपन बोलते हैं लैम्डा के साथ इन्वर्स होता है, तो म्यू इधर होता है, म्यू या एन जो भी आप कहना चाह रहे हो. ठीक है, तो अब आपको पता है भाई क्या हुआ, ग्रीन TIR हो गई, ग्रीन का यहाँ पे TIR हो गया. देखिए जितना एन ज़्यादा होगा TIR होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी. ठीक है, क्योंकि उतने कम थीटा पे होगा. तो ग्रीन का TIR अगर यहाँ पे हुआ है तो ब्लू का भी होगा, इंडिगो का भी होगा, वॉयलेट का भी होगा. इसका मतलब जो इमर्जिंग रे होगी उसमें केवल ये 3 मिलेंगे आपको, रेड ऑरेंज और येलो, यही मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे. तो ये किए हुए क्वेश्चन रहते हैं इस तरह के, ये बनना चाहिए, कंसेप्चुअल पॉइंट है. अगला, एक ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी 2% ज़्यादा है एक स्टैंडर्ड से, बी की उसी स्टैंडर्ड से 3% कम है और दोनों को इफ 6 बीट्स पर सेकेंड आर हर्ड व्हेन द टू ट्यूनिंग फॉक्स आर एक्साइटेड. तो देखो भाई सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्या हो जाएगी, 2% ज़्यादा है, दैट इज़ 1.02 टाइम्स F0. बी की 3% कम है मतलब 0.97 टाइम्स F0. अब इनका डिफरेंस FA माइनस FB होगा, ये आपके लिए आ रहा है 0.05 F0, ये गिवन है 6. तो F0 यहाँ से हो गया 6 अपॉन 0.05, 600/5, 600/5 मतलब 120 हर्ट्स. तो ये तो इजी क्वेश्चन है, करते हो आप इस तरह के, तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बनना चाहिए. तो ये क्वेश्चन आपका इजीली यहाँ पर बन जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट यहाँ पे करोगे. तो 120 हर्ट्स. बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सॉरी,
अभी गलती हो जाती है अपने से, ये एफ नॉट निकला है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, तो ए की फ्रीक्वेंसी ये नहीं है भाई, ये तो भी ज़्यादा अभी चेंज होगा, 1.02 टाइम्स 120। तो अब करके देखिए 12 2 ज़ा 24, 12 1 ज़ा 12, तो 122.4 हर्ट्ज़ निकल के ये आएगा। तो यहाँ सब कुछ करके भी गलती मत कर देना, जल्दी से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा कीजिए वरना गड़बड़ हो जाएगी ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए निकालनी थी। चलिए, तो इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार अपने से भी करते हुए गलती हो जाती है, आप लोग ध्यान रखिए इसको। अ सोर्स ऑफ द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज दिस एंड इन एयर इज दिस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग देयर। फिर बताया बेटा डॉपलर केवल मोशन से अफेक्ट होगा, मीडियम चेंज से फ्रीक्वेंसी आज तक ना बदली है ना बदलेगी। तो 600 ये सस्ता क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, सेकेंड्स में होना चाहिए, फंसना नहीं है इसमें। अगर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, पूरी गैस थ्योरी पढ़ा दी। T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे भाई वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको इक्वेशन ही याद है, PV इक्वल टू NKT। तो K की N की वैल्यू तो N की वैल्यू जो आप लिखते थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो आप लिखते थे PV अपॉन KT। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें तो मतलब ये भी चुटकी बजाते ही आपसे बनना चाहिए। इतनी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं। नेम द गेट विच जिसका बूलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बी, ए इंटू बी टाइप्स एक्सप्रेशन, ये आपको होता है ए डॉट बी क्लियर कट, ये एंड गेट के लिए होता है, ए प्लस बी और गेट के लिए होता है। तो आपके लिए तो मतलब महालड्डू प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। 41, अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक एटम हैज़ इट्स ग्राउंड स्टेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 122.4। इसका मतलब क्लियर कट देखो 13.6, जेड स्क्वायर की वैल्यू 122.4 हो गई। तो जेड की वैल्यू निकाल लूँ सबसे पहले, तो क्वेश्चन आगे बढ़ लेंगे अभी। तो ये हमने को दिख रहा है, ये डेफिनेटली 9 आ रहा है, तो Z की वैल्यू हो गई 3। इसका मतलब बेटा ये जिसकी बात कर रहा है वो है लिथियम 2+। हाँ अब चलते हैं। देन एटॉमिक नंबर 5 है, 5 कहाँ 3 आया भाई। इन इलेक्ट्रॉन ऑफ 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन एक्साइट इट। अब 90 का एक्साइट कर पाएगा क्या, अभी देखते हैं, एक बार चेक ही कर लेते हैं ना। पहली एनर्जी अगर 122.4 आ रही है माइनस, ठीक है, सबको 9 टाइम्स कर लें, तो दूसरी अपनी होती थी 3.4। तो 3.4 जो अपनी होती थी हाइड्रोजन वाली, तो उसको भी 9 टाइम्स करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 3.4 इंटू 9 अगर आप करते हो तो वो लगभग 30.6 होती है। तो इनके बीच का जो गैप है, ये जो गैप मुझे नज़र आ रहा है, ये ही मुझे 90 से ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो 90 का तो एक्साइट इसको नहीं कर पाएगा, तो बी भी शर्तिया रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 45.9 EV कैन बी ब्रॉट टू ऑलमोस्ट रेस्ट बाय दिस एटम। ऐसा तो नहीं बोल पाएंगे। अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नियरली 2.6 EV में इमर्ज फ्रॉम द एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद द एटम। तो भाई जब भी कोई इस तरह से एमिट करेगा, कितना 125 का अगर करेगा, ये किसी को अगर नॉकआउट करता है तो 122.4, इतनी तो एनर्जी वेस्ट हो गई, बचेगी कितनी 2.6। तो यहाँ पे 2.6 डेफिनेटली के पॉसिबल यहाँ पे हो सकती है। वैसे यहाँ फोटोन होता तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता। अब जैसा भी क्वेश्चन की भावना है, अभी डी ऑप्शन ही मोस्ट अप्रोप्रिएट दिख रहा है, यहाँ फोटोन होता है इस इलेक्ट्रॉन की जगह, तो मुझे ज़्यादा और अप्रोप्रिएट लगता है, बट ठीक है जैसा है अभी उससे ही काम चलाएं। नेक्स्ट 42, ये आपके एसी में ट्रांसफार्मर का बहुत दिनों बाद क्वेश्चन दिख रहा है ऐसा। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी में 220, करंट है 5, सेकेंडरी में 220 का हो गया, ये हो गया 22,000, मतलब 100 गुना बढ़ गया। तो करंट क्या होगा बेटा, पावर लॉस नेग्लिजिबल है, तो करंट 1/100 हो जाएगा। तो 1/100 इंटू 5, तो यहाँ से आप कर लीजिए क्या बन के आ रहा है, 0.05 एम्पियर। याद रखिए वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, क्योंकि भैया एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी, एनर्जी नहीं देता है ये। नेक्स्ट, द करेक्ट ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी केप्ट इन कूलर सराउंडिंग। अरे भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ग्राफ है, इतनी बार आपने पढ़ा है, ये कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा, थीटा वर्सेस टाइम। तो थीटा वर्सेस टाइम कौन सा दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन डी। तो ये भी आपके लिए सीधा लड्डू है, एक्सपेरिमेंटल पार्ट बोलें कुछ भी बोलें, आपसे बनना चाहिए। चलिए अगला 44, हीट इंजन। भैया पहली डेफिनेशन यही पढ़ते हो, हीट इंजन क्या करता है, हीट को लेता है और उसको एक तरह से एनर्जी या वर्क में कन्वर्ट करता है। तो इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल वर्क, जो भी वर्ड आपको देखना है। तो पहला तो गलत हो गया, तीसरा भी गलत है भैया, हीट ये ऊंचे वाले से लेता है और सस्ते वाले को देता है। तो बी ऑप्शन के साथ अपन यहाँ पर जाएंगे। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर शुड बी इन, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, अब आपको पता होना चाहिए। ये एक सीधा चीज़ है, एम्पलीफायर की तरह जब भी काम में लेते हैं तो इट शुड बी इन द मिडल ऑफ इट्स एक्टिव रीजन। जब
ऑक्सीलेटर की तरह काम में लेते हैं तो सेचुरेशन रीजन में लेते हैं, स्विच की तरह काम में लेते हैं तो या तो कट ऑफ या सेचुरेशन में होता है, बट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में इट शुड बी इन द मिडिल ऑफ इट्स एक्टिव रीजन। ये पॉइंट याद रखिए, थियोरेटिकल है, याद है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो देखिए ये क्वेश्चंस अपन ने आज कवर अप किए हैं। तो देखिए ओवरऑल पेपर में दो क्वेश्चन तो मेरे को भी लगा कि आंसर गड़बड़ है, कुछ क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, बट मेजरली क्वेश्चन वैसे ही थे जैसे नॉर्मली आपके नीट के पेपर के रहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड नीट पेपर जैसा है जिसमें 2-5 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, बट अगेन जैसे रफली मैं बोलूँ यहाँ पे एक एवरेज बच्चे के लिए जो 100 मार्क्स की एक्सपेक्ट कर रहा है, 100 मार्क्स तो यहाँ आने चाहिए, और जो थोड़ा अच्छा बच्चा है वो 130 प्लस स्कोर इस फिज़िक्स पेपर में ईजिली बनना चाहिए।